हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें 2023 में आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। और इन्हीं टॉप 5 टॉपिक्स में से कोई 2-3 टॉपिक्स आज की वीडियो में हम पक्के से कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपको देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। इन डेरिवेशंस की और इन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आइए वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं और सबसे पहले डेरिवेशन की ओर चलते हैं। देखो, आप पहले टॉपिक्स को देख लो। सबसे पहला है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी होती है। सेकंड है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है वैद्युत द्विध्रुव, और उस पर लगने वाले बलागुण यानी कि टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा का डेरिवेशन। ये तो आपको 100% देखने को जरूर मिलेगा आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से टी मोटाई की प्लेट हो। भाई ये डेरिवेशन तो मतलब हर साल आता है, और कभी भी कोई एक साल नहीं जिसमें नहीं आया हो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन द्वारा दी गई समीकरण प्राप्त करो। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निर्मित करो। ये 3 नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए, हाइगेन्स के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या आपको इस डायग्राम को पेपर में बनाना है, और ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। आइए सबसे पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। माना तरंगाग्र ए बी किसी अपवर्तक पृष्ठ mm डैश पर आपतित होता है। आपको एक तरंगाग्र देखना है। ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, मैं इस डायग्राम को आपकी कॉपी में एक बार बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक तरंगाग्र ए बी लेना है जो किसी अपवर्तक पृष्ठ mm डैश पर आपतित होता है। तो हमें सबसे पहले एक अपवर्तक पृष्ठ mm डैश ड्रॉ कर लेना है ऐसे करके। ये हमने mm डैश एक अपवर्तक पृष्ठ मान लिया, mm डैश। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके बाद इस पर एक ए बी तरंगाग्र, समतल ए बी तरंगाग्र इस पर आपतित करना है। अब वो किस तरीके से करेंगे उसको समझ लो। देखो, इस तरीके से समतल तरंगाग्र ए बी इस पर आपतित करना है, ऐसे और ऐसे। देखो, ये समतल तरंगाग्र ए बी इस तरीके से होता है ना। तरंगाग्र आपको पता होगा वेव फ्रंट, तो ये इस तरीके से आपतित होता है। ये ए बी तरंगाग्र मान लिया, इसका नाम ए बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ये ए बी समतल तरंगाग्र आ रहा है इस तरीके से, और ये mm डैश पर आपतित हो गया। इसके बाद माना तरंगाग्र का ए सिरा सर्वप्रथम mm डैश से टकराता है। हमने देखा mm डैश से ये ए सिरा टकराया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए पर अभिलंब खींचा गया। अब ए पर हमने क्या करा, अभिलंब खींचा। अब अभिलंब कैसे खींचेंगे, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। अभिलंब खींचने के लिए क्या करना है आपको, देखो ऐसे आपने अभिलंब खींच लिया, ये ऐसे करके अभिलंब खींच लिया। अब भैया आपको पता होगा कि ये इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है, तो यहाँ पर ये एंगल आई बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद माना आपतन कोण आई है। माना टी समय पश्चात तरंगाग्र का बी सिरा mm डैश से टकराता है। अब ये जो बी सिरा है ना, ये mm डैश से टकराएगा, तो ये इस प्रकार जाएगा, और टी समय पश्चात ये mm डैश से टकराएगा। ये mm डैश से टकराया तो ये बी डैश पॉइंट पर टकराया। कहाँ टकराया, बी डैश पॉइंट पर। आ गई मेरी बात समझ में? ये वाला पॉइंट हमने मान लिया बी डैश पॉइंट। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद ये टी समय में हुआ है जो भी हुआ है ना। अब इसके बाद माना इसी समय अंतराल टी में ए से द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश पर पहुंचती हैं। अब जितनी देर में ये यहां तक आया, इतनी देर में भाई जो ए था पहले ही टकरा गया था, तो ए अपवर्तित हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अपवर्तित। अब हमने मान लिया कि ये ऊपर वाला जो माध्यम है वो विरल है और नीचे वाला सघन है, तो ये अभिलंब की ओर चली जाएंगी थोड़ी सी। तो हमने देखा कि ये थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक गई, ऐसे करके अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट पर पहुंच गई, ए डैश पॉइंट पर। आ गई मेरी बात समझ में? जितने टी समय में ये यहाँ से यहाँ तक आया, उतने टी समय में ये यहाँ से यहाँ तक आ गई। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर भी हमें अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर भी अभिलंब ड्रॉ कर लिया। अब देखो, ये किरण भी यहाँ पर जाएगी, ये किरण भी इधर की तरफ जाएगी, है ना। अब इस लाइन, इन लाइन को भी मिला लो भी ऐसे करके, है ना। इन लाइनों को भी मिला लो, क्योंकि ये तरंगाग्र क्या हो रहा है, आप अपवर्तित हो रहा है, तो इनको भी मिला लिया हमने। ठीक है, इस बी डैश को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आ गई मेरी बात समझ में? इसके बाद हमने देखा कि ये भाई अपवर्तित करना है इसको। अब जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। इस किरण को आगे बढ़ाया और इस किरण को आगे बढ़ाया। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखो कितना अच्छा डायग्राम बन गया, इजी, है ना। अब आपको पता होगा ये वाला एंगल क्या होता है, आर होता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि देखो, ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, आई होता है। और ये वाला अगर एंगल आ रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, आर होता है।
क्लियर है मेरी बात? दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। अब ध्यान से देखो, ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाला 90 डिग्री का एंगल है ना। ये वाला 90 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल है। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी बी डैश, एक ट्रायंगल हो गया ए डैश और बी डैश, ठीक है। दो ट्रायंगल हो गए, एक हो गया ए बी और बी डैश, और एक ट्रायंगल हो गया ए डैश और बी डैश। दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास। अब इन दोनों ट्रायंगलों में आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे? आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि इनके बेस सेम है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब ये कर्ण हो जाएगा तो हम ट्रायंगल देखते हैं ए बी बी डैश से। ए बी बी डैश से अगर मैं देखूँ साइन आई इज इक्वल्स टू, तो साइन आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर सही देखिएगा। साइन आई इज इक्वल्स टू, तो साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लंब, यानी कि बी बी डैश और अपॉन में कर्ण, क्या हो जाएगा? ए बी डैश हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? इसके बाद अगर मैं कहूँ कि बी बी डैश क्या है? बी बी डैश तो दूरी है, और ये टी समय में चली गई दूरी है। और ये मान लिया कि यहाँ पर ऊपर जो किरण की इस बी से बी डैश किरण गई है, इसकी जो चाल थी वो V1 थी, और इधर चाल दूसरी होगी क्योंकि माध्यम दोनों पर अब चेंज है, तो यहाँ पर V2 चाल थी। तो जब V1 चाल थी और T समय था, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी बी डैश V1 इंटू में T हो जाएगा, और अपॉन में ए बी डैश है। इसके बाद है साइन आर। अब साइन आर को समझते हैं। साइन आर क्या हो जाएगा? लंब, और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लंब बटे में कर्ण। तो साइन आर भाई ये भी क्या हो जाएगा? टी समय में आ गया, तो इसको भी V2T लिख दूं, और अपॉन में आ जाएगा ए बी डैश। दोनों का सेम है। अब तुम्हें याद होगा अपवर्तन का नियम निकाल लें, तो अपवर्तन के लिए क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों का डिवाइड कर दो, V1T अपॉन में ए बी डैश, और अपॉन V2T और अपॉन में ए बी डैश। ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, आपका क्या बचा? V1T बचा, और अपॉन में आ गया V2T। टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बचा? V1 अपॉन V2। और V1 अपॉन V2 क्या होता है? N2 अपॉन में N1। आई मेरी बात समझ में? और N2 अपॉन N1 क्या होता है? N होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर हमने क्या प्रूव कर दिया? N के बराबर। और यही तो स्नेल का नियम कहता है, यही तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करता है ना। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है? दूसरी चीज आपको बतानी है कि यही अपवर्तन, पहली तो बता दिया, यही अपवर्तन का नियम है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और एक और चीज क्या, कि आपतित अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना। तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो इस प्रकार हम हाइगेंस के अपवर्तन के नियम की व्याख्या बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद समझने वाले हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से टी मोटाई की प्लेट हो। हमने पहला वाला कर लिया, अब हम ये वाला भी करने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो आइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दो प्लेटें ले लेनी है समांतर में, है ना। दो प्लेटें इस प्रकार से समांतर में ले लेनी है, आपने बना लेनी है। एक प्लेट ये बना ली, और एक प्लेट आपने ये बना ली। दोनों एक दूसरे के समांतर है, और इनके बीच की दूरी आपको मान लेनी है स्मॉल डी। कितनी माननी है? स्मॉल डी मान लिया आपने, है ना। इस पर दे देना है आपको प्लस आवेश, है ना। इसको दे देना है प्लस आवेश, और इसको एक प्लस क्यू कूलाम की बैटरी से इसे जोड़ देना है ना। प्लस क्यू चार्ज दे देना है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल से इसको बैटरी के जोड़ देना है। और इसको हम अर्थिंग से जोड़ते हैं, है ना। इसको किससे जोड़ते हैं? अर्थिंग से जोड़ते हैं। तो इसको अर्थिंग से जोड़ देना है, ठीक है, ताकि ये उदासीन प्लेट होगी, इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे इस प्लस के कारण, और जो प्लस होंगे वो हमारी धरती माता खींच लेंगी। आ गई मेरी बात समझ में? अब इसके बीच में एक माध्यम है, लेकिन हमने उस माध्यम में बीच में क्या रख दी? एक टी मोटाई की आंशिक रूप से स्लैब रख दी, प्लेट रख दी टी मोटाई की। ठीक है, टी मोटाई की हमने क्या रख दी? एक प्लेट रख दी। भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ रहे हैं, तो धारिता वगैरह आपको पता होना चाहिए, है ना। धारिता वगैरह आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो हमने इस तरीके से स्लैब रख दी। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई? इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। इधर तो क्या है? माध्यम है ना, और बीच में हमने एक स्लैब रख दी। इधर बोल सकते हैं माध्यम मतलब वायु मान ली, निर्वात मान लिया, ठीक है, वायु का माध्यम है, कैसे भी मान लो। अब देखो थ्योरी क्या कहती है,
थ्योरी को समझ लो, थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी ये कहती है, देखो आपको नोट्स दिखा देता हूँ, थ्योरी को ऐसे पढ़ते हैं हम। देखो, माना कि ए व बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। माना कि ए व बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, है ना। इन जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी, है ना, रखी है, जिसका परावैद्युतांक कितना है के। तो आपको डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी ये लिखनी थी, ठीक है, और ये डायग्राम आपको बना लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए इसके बाद समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी। अब प्लेटों के बीच की दूरी डी थी, लेकिन यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे सबसे पहले वायु में। सबसे पहले देखेंगे सिर्फ वायु के लिए। अब वायु कितनी कितनी जगह पर है, वायु यहाँ है इस जगह पर और वायु यहाँ है इस जगह पर। तो मैं कहूँ कि ये डी में से अगर टी को माइनस कर दें, डी में से टी को माइनस कर दें तो उतनी जगह पर क्या है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतनी जगह पर, है ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी उसके लिए, वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, क्योंकि यहाँ पर के आता है, के की जगह पे 1 पुट हो जाएगा। अब इसके बाद में परावैद्युत पट्टी ये जो थी, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आंशिक मोटाई से प्लेट रखी थी, इसके लिए क्या हो जाएगी सेकंड, इसके लिए क्या हो जाएगी पट्टी के लिए, पट्टी के लिए हो जाएगी ये E1 मान लो, ये E2 मान लो। E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। इसके लिए क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, परावैद्युतांक आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब इसके लिए दूरी लेंगे वो टी लेंगे, और इसके लिए जो दूरी लेंगे वो डी माइनस टी लेंगे। अब आपको समझना है इन प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, V इज इक्वल्स टू V1 और प्लस V2, दोनों को ऐड कर देंगे। V इज इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2 है। आ गई मेरी बात समझ में। तो हम देखेंगे V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, भाई आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू में D होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1 इंटू में D माइनस टी, और प्लस V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू में T। आ गई मेरी बात समझ में। अब हम कह सकते हैं टोटल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये किसके लिए था, V2 के लिए था, है ना। अब V इज इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2, इन दोनों को ऐड कर दो, E1 इंटू डी माइनस टी और प्लस E इंटू में T, मतलब E2 इंटू में T। आ गई मेरी बात समझ में, E2 इंटू में T। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की थी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D माइनस टी, प्लस E2 की वैल्यू कितनी थी, E2 की थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इंटू में K, और इंटू में यहाँ पे था T। ठीक है, ये V हो गया टोटल। आ गई मेरी बात समझ में। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो क्या बचेगा, D माइनस टी, क्या बचेगा, D माइनस टी और प्लस T अपॉन के, ये बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। ये आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब आप जानते हो धारिता इज इक्वल्स टू क्या होता है, धारिता बराबर होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। भाई इसको डिवाइड में दे देंगे तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ये पूरा आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। आ गई मेरी बात समझ में। Q से Q कैंसिल हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आ जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। ठीक है, तो ये आपका पूरा, ठीक है, ये किस में आता है, फेरड में आता है, फेरड होता है इसका मात्रक। तो इस तरीके से आप इसकी संधारित्र के प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से टी मोटाई की जो पट्टी रखी होती है उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। आ गई मेरी बात समझ में। थ्योरी भी आपने देख ली, बहुत ही ईजी डायग्राम भी है ना, इसका बहुत ही ईजी क्या है, डायग्राम भी है। तो ये हमने 2 डेरिवेशंस आज की वीडियो में करे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स भी करेंगे, और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।